देखिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फाइनेंशियल सिस्टम्स, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर हम लोग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, जितने भी बैंक्स है, जितने भी कॉर्पोरेशन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी के बारे में पढ़ना है, बैंकों के बारे में पढ़ना है। कल हम लोग ने फंड फ्लो स्टेटमेंट देखा था। आज का हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बुक में पेज नंबर 161 निकाल लीजिए। पेज नंबर 161, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट। बेसिकली ये फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो बात करेंगे द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट कैसा है। क्योंकि फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फाइनेंस प्लेज ए की रोल इन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड business activities of the country. Finance plays a key role in the part of economic and business activities. Finance का एक बहुत बड़ा रोल होता है business activities में. Systematic and efficient flow of finance is needed to efficient and effective management of the business concern. Systematic तरीके से और efficient अगर flow होता है finance का, तो ये बहुत ही जरूरी है efficient flow होते रहना business के लिए, कि business में एक सही मात्रा में फाइनेंस का फ्लो होता रहे, फाइनेंस का जो अरेंजमेंट हो फाइनेंस का वो होता रहे, बिजनेस कंसर्न चलता रहे, प्रॉपर्ली मेंटेन रहे, वो चैनलाइज रहे। इसके लिए कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स होते हैं जिनको बनाया गया है इन सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए, देखरेख करने के लिए। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स अपॉन द वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स। कह रहा किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है उसके वेल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर। अगर भी किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो वहां का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत अच्छा होगा, वो कंट्री काफी ज्यादा डेवलप करेगी। तो अगर कंट्री के डेवलपमेंट चाहते हैं, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमको अपने फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। साधना डिस्कनेक्ट हो गई, साधना का लग रहा है कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा तो दिखाई दे रहा है साधना, आ तो रहा है साधना का नाम, तो पार्टिसिपेंट्स में ज्वाइन तो है साधना। साधना आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है साधना? यस सर। कनेक्ट तो हो तुम? कैसे, बस मेरे फोन तो नहीं बता रहा था, इधर बता रहा था, अभी कनेक्ट हो गया है। आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए, तो फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच सप्लाइज द नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? वो एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, आपको नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स, यानी आपको जब भी फंड की जरूरत पड़ती है तो आप कहाँ जाते हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स का यूज करते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल सिस्टम एक पूरा सिस्टम है जो आपको सप्लाई करता है, नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स की सप्लाई करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड वेलबींग ऑफ द नेशन। फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, आपको नेसेसरी फाइनेंशियल इनपुट्स देता है, आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है, और आपकी स्टैंडर्ड, आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड बना के चलता है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड आपको बनाकर जो चलने का, राष्ट्र का जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करने का काम उस देश का फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम ही करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा है दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स आ रहा है और दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ रहा है। यानी ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है दो चीजों से मिलकर बना है, और ये दोनों किस में डील करते हैं, इट डील्स विथ मनी एंड मॉनेटरी एसेट्स।
जो भी मनी है, जो भी मॉनेटरी एसेट्स हैं, उसमें ये डील करते हैं। ठीक है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, क्या क्या फंक्शंस होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के? तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इज टू मोबिलाइज द सेविंग्स एंड प्रमोट द इन्वेस्टमेंट। ये क्या करते हैं? मोबिलाइज द सेविंग्स, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं, गतिशील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोग सेविंग्स कर सकें, और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने का काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सेविंग्स करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, पैसा लगाएं। ठीक है, हमारे फंड में, हमारी चीजों में, हमारी जो जो प्लानिंग्स है, जो जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम पैसा लगाएं। फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए ऐसा किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब सारे काम करते हैं। इट फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ फंड्स। ये क्या करता है फाइनेंशियल सिस्टम या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये फ्री फ्लो ऑफ फंड मार्केट में बना के रखते हैं फॉर प्रोडक्टिव वेंचर, ताकि लोग प्रोडक्टिव वेंचर में उस पैसे को लगाएं। एंड प्रोवाइड द लिक्विडिटी, और इससे क्या हो, मार्केट में लिक्विडिटी भी बनी रहे, ताकि जब भी जिसको भी फंड की जरूरत हो, वो एक लिक्विड फॉर्म में उस फंड को रेज कर सके, उठा सके, और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाकर उसका देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दे सके। To understanding the financial system requires an understanding of the following concept। कह रहा अगर आपको किसी भी, हमारे मान लीजिए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की हम तो बात कर रहे हैं, कि अगर आपको फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है तो आपको पहले तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होता है, फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम समझना है, वन बाय वन हम लोग समझते चलते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल एसेट्स। द बेसिक प्रोडक्ट्स ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम इज फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी बेसिक प्रोडक्ट्स होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का, वो उसका फाइनेंशियल एसेट्स होता है। अनलाइक फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर इनकम। कह रहा फाइनेंशियल एसेट्स की तरह आप किसी फिजिकल एसेट्स को यूज नहीं कर सकते हो पुनः इनकम कमाने के लिए। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई बिल्डिंग खरीदा है, कोई आपके पास कोई बिल्डिंग है, या कोई ऐसे फिजिकल एसेट्स हैं जो एक फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में है, मतलब एक फिक्स्ड रूप में रखे हुए हैं, तो उससे आप कुछ अर्न नहीं कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल एसेट्स एक ऐसी चीज है जिसको आप रख कर क्या कर सकते हो, आप कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में उससे और फंड रेज करने में योगदान दे सकते हो। तो बेसिक जो प्रोडक्ट्स होता है फाइनेंशियल एसेट्स का, वो क्या होता है, एक नॉन फिजिकल एसेट्स के रूप में होता है। ठीक है, अनलाइक फाइनेंशियल एसेट्स, फिजिकल एसेट्स आर नॉट यूज्ड फॉर फर्दर इनकम। फाइनेंशियल एसेट्स में आप क्या कर सकते हो, फिजिकल एसेट्स को आप यूज नहीं कर सकते हो पुनः इनकम कमाने के लिए, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसाइड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कह रहा लेकिन जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेस्टमेंट का, वो डिसाइड करता है कि आपका किस तरह का नेचर होगा इन्वेस्टमेंट का। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ ए बिल्डिंग इज बॉट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस, तो वो फिजिकल एसेट्स हो गया। अगर आपने किसी बिल्डिंग को खरीदा लेकिन आप खुद रहने के लिए खरीद रहे हो, तो उस बिल्डिंग से आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। हाँ, अगर आप उस बिल्डिंग को हायर पे दे दोगे, चला दोगे, मतलब रेंट पे दे दोगे, किराए पे देने लगोगे, तो आपको इनकम होने लगेगा। तो फाइनेंशियल एसेट्स भी कुछ इसी तरह से है। फाइनेंशियल एसेट्स जो है एक फिजिकल एसेट्स का रूप अगर लेता है तो वो कोई अर्निंग नहीं देता है, कोई इनकम नहीं देता है। लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एसेट्स फिजिकल एसेट्स के किसी अन्य रूप में उसकी ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया जाए, तो वो एक फाइनेंशियल एसेट्स बन जाता है। तो इफ द सेम इज यूज्ड फॉर हायरिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एसेट्स। Hence, financial assets means the assets which is bought for further creation of income or assets। इसलिए हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे एसेट्स से जिससे पुनः किसी इनकम का या एसेट्स का सृजन किया जा सके, क्रिएशन किया जा सके, निर्माण किया जा सके। क्या क्या होंगे हमारे फाइनेंशियल एसेट्स? तो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। तो फाइनेंशियल एसेट्स सबसे पहले तो आप जान लीजिए दो तरह के एसेट्स होते हैं इसके अंदर। एक होता है नॉन मार्केटेबल एसेट्स और दूसरा होता है मार्केटेबल एसेट्स। नॉन मार्केटेबल एसेट्स क्या क्या होते हैं? तो नॉन मार्केटेबल एसेट्स के अंदर हमारा बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में जो हमारी जमाएं होती हैं, जो हमने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है, जो हम लोग का प्रोविडेंट फंड पीएफ होता है, ठीक है, जो हम लोग का अलग अलग तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के हम लोग ने डिपॉजिट्स, एफडी कोई किया है, किसी ने सेविंग डिपॉजिट्स किए हैं, अलग अलग तरह की जो डिपॉजिट्स हैं, या किसी बैंकों के साथ या किसी कंपनी के साथ, जो हम लोग का
पोस्ट ऑफिस में, जैसे पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट्स करते हैं पोस्ट बैंक में, तो बैंकों के साथ या पोस्ट ऑफिस में कोई सर्टिफिकेट या डिपॉजिट्स किए हैं, वो सारी चीजें हमारे नॉन मार्केटेबल एसेट्स के अंदर आएगा। नॉन मार्केटेबल एसेट्स इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसको पुनः बेच नहीं सकते हो, ट्रेड नहीं कर सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस को आप ऐसा करते हो, ट्रेड तो करते नहीं हो कि आपका लाइफ इंश्योरेंस आपने किसी दूसरे को बेच दिया, अच्छा इसका दाम बढ़ जाएगा तो मैं दूसरे को दे दूंगा, तो आप उसको फर्दर ट्रेड नहीं होता रहता, उसका ट्रेड नहीं होता है, आपका पैसा वहां लगा होता है और आपको कुछ समय बाद कुछ रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहता है। जबकि मार्केटेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मार्केट में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे हाथों में, एक जगह से दूसरे हाथों में जाते रहते हैं। जैसे कि शेयर हो गया, शेयर्स को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, यानी वो बिक्री होती रहती है, वो मूवमेंट करता रहता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटीज हो गए, कोई बॉन्ड हो गया, कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, कोई आपने डिबेंचर लिया है, तो ये सारे के सारे हमारे मार्केटेबल एसेट्स होते हैं। तो ये दोनों ही हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, चाहे वो नॉन मार्केटेबल हो या मार्केटेबल हो। इसके अलावा देखिए जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोग यहीं से पढ़ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहीं से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, ठीक है। तो हमारा द टर्म फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या होता है, द टर्म फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंक्लूड all kinds of organization which intermediate and facilitate financial transaction for both individual and corporate। क्या कह रहा है कि ये जो टर्म है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब इंटरमीडियरीज किसको बोलते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, जो एक दोनों को जोड़ने का काम करता है, किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी को के बीच में जो जोड़ने का दोनों को काम कर रहा है, किसी इंडिविजुअल को किसी कंपनी के साथ, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडियरीज। तो द टर्म फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इंक्लूड ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें वो सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन आएंगे विच इंटरमीडिएट, जिनका रोल है इंटरमीडिएट रोल में आते हैं, जो एक मध्यस्थ के रोल में है, एंड फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, या आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आपको पहुंचा रहे हैं, फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट, चाहे इंडिविजुअल्स को पहुंचा रहे हो या किसी कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, जो ये फाइनेंशियल मदद कर रहे हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, चाहे वो किसी कंपनी को कर रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। Hence it refers to all kinds of financial institution। इसके अंदर वो सभी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आएंगे which facilitate financial transaction in financial market, जो क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं किसी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, ठीक है। देखिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज भी कितने तरह के होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड रूप में भी होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में भी होते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड में क्या अंतर है, अनऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जिनको उस तरह का दर्जा नहीं दिया गया है, जैसी मान्यता मिलनी चाहिए, जिस टाइप की मान्यता मिलनी चाहिए ऐसी कोई मान्यताएं नहीं दी गई है, अनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे सेक्टर को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसकी एक पूरी मान्यता है, ठीक है, जिसकी एक पूरी मान्यता है और वो पूरी उस मान्यता के हिसाब से काम कर रहा है, जिसका एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्म है, ठीक है, उस तरह से उसको ज्वाइन किया गया है। अब देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या क्या आ रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सबसे पहले तो मनी लेंडर्स आ रहे हैं। मनी लेंडर्स किसको बोलते हैं, मनी लेंडर्स किसको बोलते हैं, मनी लेंडर्स यानी सूदखोर, आप लोग सुने होंगे नाम, कहते हैं सूद पे पैसा देता है, तो पैसा बांटता है और इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, सूद का मतलब इंटरेस्ट, ब्याज पे पैसा बांटने वाला। जो व्यक्ति पैसे को देता है, पैसे को सप्लाई करता है, ठीक है, आप जिसको जरूरत है, इंडिविजुअल को जरूरत हो इंडिविजुअल्स को सप्लाई करेगा, कॉर्पोरेट को जरूरत है कॉर्पोरेट को सप्लाई करेगा। लेकिन क्यों सप्लाई करेगा, क्यों सप्लाई कर रहा है वो, क्योंकि क्या करना है उसको, वो ब्याज कमाना है उस पैसे से, उस पैसे को ब्याज पे चला रहा है। इसके अलावा इंडिजीनियस बैंकर्स, साहूकार जो होते हैं, जो सुनार की दुकानें, सेठ साहूकार नहीं होते, पैसे आप कोई चीज गिरवी रख दीजिए ले जाके, पहले के समय में आप ज्यादा सुनते होंगे ये सारे लोगों का नाम, अब कम सुनते होंगे, लेकिन है, अभी भी है, गांव में अभी भी है, कहीं कहीं है अभी भी। तो ये इंडिजीनियस बैंकर्स है, सेठ साहूकार वाले जो हिसाब किताब पे, तो ऐसे लोग हो गए। इसके अलावा हमारा पॉन ब्रोकर्स, पॉन ब्रोकर क्या होता है, जो किसी चीज को बंधक रख लेता है, प्लेस गिरवी रख लेता है,
कौन ब्रोकर उसको बोलते हैं जो गिरवी रखकर किसी चीज को आपको देता है, पैसा देता है, कोई आइटम, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई कोलेट्रल कर लेता है, कोई बंधक बना लेता है, ठीक है, कोई कोलेट्रल वगैरह के रूप में रख लेता है और फिर आपको पैसे देता है कि आप अपनी जमीन गिरवी रख दीजिए, अपना कोई प्रॉपर्टी है उसके कागज गिरवी रख दीजिए, तब मैं आपको कुछ पैसा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा ट्रेडर्स एंड लैंडलॉर्ड, ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं वो भी, या बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या करते हैं, उधार देने वगैरह का काम करते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो आपको एक, जो भी आपको जब आपको फाइनेंशियल जरूरत होती है तो ये आपको देते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर बात करें तो इसके अंदर दो सेक्टर आते हैं, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आता है और मनी मार्केट इंटरमीडियरीज आता है, यानी बैंक आता है और शेयर मार्केट आता है। ऐसे समझ लीजिए, बैंक्स आते हैं और शेयर मार्केट आते हैं, तो कैपिटल मार्केट आता है, इंटरमीडियरीज आते हैं और मनी मार्केट इंटरमीडियरीज आते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे ऑर्गेनाइज होते हैं। एक का कंट्रोलर सेबी होता है, एक का कंट्रोलर आरबीआई होता है। सेबी का नाम सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जहाँ पे शेयर मार्केट में डीलिंग होती है, जैसे कि एनएससी, बीएससी का नाम सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। बाकी बार आवाज आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। कनेक्शन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज आते हैं और मनी मार्केट आते हैं। जैसे कि बताया, जो कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज होता है उसको सेबी कंट्रोल करता है, मनी मार्केट को बैंक आरबीआई कंट्रोल करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये दो मार्केट है ऑर्गेनाइज सेक्टर के। इसके बाद हम लोग बात करें कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज और मनी मार्केट इंटरमीडियरीज। देखिए यहाँ पे हम लोग शुरुआत जो किया गया है ना, ये छोटे छोटे जो सेक्टर्स है अनऑर्गेनाइज्ड को, उनको नहीं बताया है, सीधे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात किया है, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज और मनी मार्केट इंटरमीडियरीज। देखिए क्या लिखा है, these intermediaries provide the long term funds to the individuals and corporate। ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं किसी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट को। किसी भी इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट को अगर लॉन्ग टर्म फंड की रिक्वायरमेंट है, एक हैवी फंड की रिक्वायरमेंट और लंबे समय तक के लिए, कुछ ज्यादा टाइम तक के लिए फंड चाहिए, तो आप कहाँ जाओगे? कैपिटल मार्केट के पास जाओगे, ठीक है। ये इंडिविजुअल्स या कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, ये कुछ शर्तों के साथ लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको उधार देते हैं। जैसे इसके अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं? कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आ सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आ सकता है, जैसे कि एलआईसी का नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये कैपिटल मार्केट है। इसके अलावा मनी मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये आपको शॉर्ट टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी कंपनी को, कॉर्पोरेट को अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो मनी मार्केट इंटरमीडियरीज का सहारा ले सकता है। दे कंसिस्ट कॉमर्शियल बैंक, इसके अंदर हमारे कॉमर्शियल बैंक्स आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, ठीक है, ये सारे बैंक्स आते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं कि एक ही हमारा एलआईसी आ रहा है। कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशंस को डिफाइन किया है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज के अंदर हमारा डेवलपमेंट बैंक्स आता है, ठीक है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आता है, एग्रीकल्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नाबार्ड वगैरह जितने ना नाम सुना है आपने, नाबार्ड वगैरह का, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, या एग्रीकल्चर जितने सारे बैंक होते हैं, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आते हैं। गवर्नमेंट के पीएफ, एनएससी, ये सारे आते हैं। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई आता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये आता है। इंश्योरेंस कंपनीज आते हैं, एलआईसी हुआ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आता है। कैपिटल मार्केट में हमारा इंटरमीडियरीज में हमारा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, गैर व्यापारिक वित्तीय संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं जो गैर व्यापारिक वित्तीय संस्थाएं हैं, जो बैंक्स नहीं है, ठीक है, गैर व्यापारिक बैंक है। जैसे हायर परचेस कंपनीज जो किराया क्रय पद्धति पर धीरे धीरे किस्तों पर उधार देते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनीज आते हैं, फाइनेंस कंपनीज आते हैं, लीजिंग पट्टे पर जो उधार देते हैं, कोई चीज गिरवी रखकर नहीं देते हैं कि बंधक पे रख लिया, गिरवी रख लिया, लीज कर दिया, पट्टे पे दे दिया, भूमि कोई दे दिया पट्टे पे, लीजिंग कंपनीज आती हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं।
तो ये हमारी कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं, काफी बड़े होते हैं ये, ठीक है। तो ये आपको कैसा लोन देंगे, कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स आपको कैसा लोन देंगे, लॉन्ग टर्म फंड देंगे। आपको लंबे समय की उधारी अगर चाहिए होगी तो आप इनके पास जाओगे। इसके अलावा मनी मार्केट इंटरमीडिएट्स में आपका आरबीआई तो कंट्रोलर ही है, आरबीआई तो मेन है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बैंक होता है आरबीआई, तो आरबीआई को भी यहाँ पे बोला है। ये तो बैंकों का बैंक है ना आरबीआई, आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, तो आरबीआई को यहाँ पे बोला है आरबीआई। इसके अलावा कॉमर्शियल बैंक, जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं, जैसे पीएनबी, एसबीआई, जो भी कॉमर्शियल बैंक हमारे। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स बैंक चलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक्स कोई भी चल रहे हैं, रेलवे कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ऐसे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो आएंगे। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी लोग पैसा जमा करते हो, तो सेविंग, पोस्ट ऑफिस में जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट होता है, पोस्ट ऑफिस का जो पैसा होता है वो भी मनी मार्केट इंटरमीडिएट्स है। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे ट्रेजरी बिल होते हैं, वो भी हमारे मनी मार्केट इंटरमीडिएट्स है। ये आपको कैसा लोन देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आपको जब पैसा चाहिए होता है, देखिए लिखा था ना यहाँ पे, शॉर्ट टर्म फंड टू द इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, ये दिख रहा है कि नहीं, ये डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का, देखिए किस तरह से बना दिया इस डायग्राम को। ये किसी चैप्टर को स्कैन किया गया, किसी बुक के पेज को स्कैन कर दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, दो तरह के मार्केट को पहले डिवाइड किया गया। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कौन कौन से मार्केट आ रहे थे, कैपिटल मार्केट आ रहा था और मनी मार्केट आ रहा था, ठीक है। और अगला हमारा ऑर्गेनाइज्ड के बाद अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट था। कैपिटल ऑर्गेनाइज्ड में हमारा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट था। कैपिटल मार्केट में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या लॉन्ग टर्म लोन मार्केट आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का बात करेंगे तो हमारा दो मार्केट आता है, प्राइमरी मार्केट आता है और सेकेंडरी मार्केट आता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट में हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आता है, जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट होता है। या लॉन्ग टर्म लोन मार्केट की बात करें तो टर्म लोन मार्केट आता है। मार्केट फॉर मॉर्गेज, जो लोग बंधक पर किसी चीज को गिरवी रखकर उधार देते हैं, मार्केट फॉर मॉर्गेज, वो मार्केट आता है। मार्केट फॉर फाइनेंशियल गारंटी, जो फाइनेंशियल कोई गारंटी, प्रतिभूति, कोई गारंटी वगैरह पे उधार देते हैं, ठीक है, वो आता है, मार्केट आता है। इसके अलावा ये तो हमारा कैपिटल मार्केट था। अब इसके बाद मनी मार्केट की बात करें तो कॉल मनी मार्केट हो गया, कॉमर्शियल बिल का मार्केट हो गया, ट्रेजरी बिल का मार्केट हो गया, या शॉर्ट टर्म लोन मार्केट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन मार्केट हो गया, ये मनी मार्केट हो गया। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में बात करें तो मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर, जितने भी हम लोग ने पढ़े थे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में, वो इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसी चीज को एट अ ग्लेंस बता दिया, मतलब जो चीज आप धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में पढ़ रहे थे, उस सारी चीजों को यहाँ पे एट अ ग्लेंस मतलब कर दिया कि आप सब देख लीजिए। अब यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को भी डिफाइन किया है। इसमें कौन कौन से मार्केट आते हैं, तो देखिए मनी लेंडर, जितने भी सूदखोर होते हैं, जो उतने सूद पे पैसा देते हैं, पैसा चलाते हैं, उनके पास पैसा है और वो पैसे को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट कमाना चाह रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड, वो कोई लाइसेंस वगैरह थोड़ी ना उनको मिला है, वो तो मनी लेंडर है। या कोई व्यवसायी है, दूसरे व्यवसायी को हेल्प कर रहा है, ट्रेडर है। तो इस तरह की ये जो बैंक, ये जो मार्केट होते हैं, ये जो देते हैं, ये आपको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मार्केट में आते हैं। इसके अंदर आपका साहूकारी प्रथा वाले जो मार्केट, इंडिजीनियस बैंकर, जो सेठ साहूकार, ठीक है, इस टाइप के जो लोग होते हैं, सुनार वगैरह होते हैं, इंडिजीनियस बैंकर पे गेट द डिपॉजिट्स आल्सो, ये लोग भी डिपॉजिट्स करते हैं। कोई चीज आप, बहुत सारे लोग क्या है, पुराने समय के लोग क्या करते थे, इन्हीं लोग के पास लोन लेने जाते थे, अपने घर का कागज या कोई चीज, पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, ठीक है, ऐसे गिरवी रखते थे और लोन लेते थे, पैसा लेते थे, सोना वगैरह गिरवी रख दिया। आरबीआई का इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल, ये अनऑर्गेनाइज्ड, इसलिए कहा जाता है ना कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इनसे आप उधार लेते समय बड़ा सावधान रहना पड़ता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मार्केट, रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ होते हैं पूरी तरह से, गवर्नमेंट देयर एक्टिविटीज की, इसकी एक्टिविटी पूरी गवर्नमेंट के द्वारा कवर की जाती है, गवर्निंग होती है, गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दिए हुए हैं। सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ आरबीआई, इसका पूरा सुपरविजन, इसका पूरा देखरेख कौन करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके अंदर हमने बताया है दो मार्केट आते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट आपकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में डील करता है। इसके अंदर हमारा तीन मार्केट आता है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और लॉन्ग टर्म लोन मार्केट आता है। तीन तरह का मार्केट आ गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या लॉन्ग टर्म लोन मार्केट।
इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो इट इज द मार्केट, कह रहा है ये वो मार्केट है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी का जो इंडस्ट्रीज को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे रिलायंस कंपनी हुआ, ठीक है, टाटा कंपनी हुआ, अब इन कंपनीज को हैवी मात्रा में पैसे की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो ये बैंक के पास हर समय नहीं जाएंगे, उतना पैसा बैंक नहीं देगा लोन इनको, करोड़ों करोड़ में अरबों में अगर इनको लोन चाहिए, पैसा चाहिए, तो कहाँ बैंक के पास जाएंगे, बैंक उतना तो लोन नहीं देगा ना। तो ये क्या करेंगे, अपनी खुद की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, अपनी इंडस्ट्री सिक्योरिटी का इक्विटी शेयर जारी कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर दिया, बॉन्ड इश्यू कर दिया, डिवेंचर इश्यू कर दिया, इस तरह से ये मार्केट से लोन खाते हैं, कैपिटल मार्केट का सहारा लेते हैं, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, बॉन्ड का, ठीक है। इस सब का कंट्रोलर कौन होता है, सेबी कंट्रोल करता है इन सबको, सेबी इनको कंट्रोल करता है, इस पूरे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट फर्दर क्लासिफाइड, ये भी दो तरह से क्लासिफाइड हो सकता है, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट भी बोलते हैं, और दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट या दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब भी कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री करती है, यानी अब एंट्री करना चाहती है, वो चाहती है लोन ले, उसको जनता से लोन चाहिए, जनता से पैसा चाहिए, कैसे लेगी जनता से, आईपीओ लेकर आएगी, अपने बिजनेस में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ लेकर आती है, और वो चाहती है कि अब हम स्टॉक एक्सचेंज में डील करें, मतलब हमारी कंपनी का शेयर निकले और हमारी कंपनी का शेयर जनता खरीदे और हमको उससे पैसा मिले और हम उससे ट्रेड करें, बिजनेस करें, और बाद में जब अच्छा हमको रिटर्न मुनाफा हो तो हम उस पैसे का अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दें। तो वो अब मार्केट में चाहती है एंट्री करना, तो एंट्री कैसे करेगी, शेयर मार्केट में एंट्री करने का तरीका क्या है, सबसे पहले उसको प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा, न्यू इश्यू मार्केट में जाना पड़ेगा, उसको कोई आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं, आईपीओ लेकर आना पड़ेगा, जिसमें वो जनता को, पब्लिक को लुभाएगी, बताएगी कि मैं आपको इस रेट पर आप मेरे आईपीओ में पैसा लगाइए, शेयर खरीदिए, ठीक है, बिड लगाइए, ताकि हम आपको ये शेयर, ये ओपनिंग है हमारे शेयर का, और हम आपको भविष्य में वो बताती है कि हम आपको अच्छा रिटर्न देंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस जैसा भी वो शेयर लाई हो। तो इट डील्स विद द सिक्योरिटीज व्हिच आर इश्यूड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, देखिए लिखा भी है, इट डील्स विद द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में डील कर रही है, ऐसी सिक्योरिटीज जिसको पब्लिक को पहली बार इश्यू किया गया है। इन प्राइमरी मार्केट बोरोवर्स एक्सचेंज द न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर लॉन्ग टर्म फंड, बोरोवर्स ने क्या किया, जो उधार देने वाला है वो क्या कर रहा है, एक नए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है, एक लॉन्ग टर्म फंड में पैसा लगा रहा है। ये क्या करते हैं, उस पैसे का कैपिटल फॉर्मेशन में, पूंजी का निर्माण करने में काम में लगाते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हम पैसे से पैसा बनाएंगे, पैसे से पैसा बनाएंगे, कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, उस पैसे को आप जो मेरे को दोगे उसको एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, एक अच्छा रिटर्न लेंगे, जिससे हमारी कंपनी तो ग्रो करेगी, आपको आपके लगाए गए पैसे का एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जो आपको बैंक नहीं दे पा रही है वो हम आपको देंगे। रिस्की होता है लेकिन लोग लगाते हैं पैसा, शेयर में भी लगाते हैं पैसा लोग। तो 3 ways to raise the capital in primary market, इसके 3 तरीके होते हैं कैपिटल मार्केट में पैसे को रेज करने का, पैसा लगाने का। 3 ways to raise the capital, 3 तरीका होता है पूंजी जुटाने का प्राइमरी मार्केट में। पहला या तो मैंने बोला ना, पब्लिक इश्यू लेकर आते हैं, आईपीओ, पब्लिक इश्यूज, रेज द फंड थ्रू द सेल ऑफ सिक्योरिटी टू द कॉमन पब्लिक। ये कोई फंड रेज करने के लिए क्या करते हैं, किसी सिक्योरिटी को सेल करते हैं जनता को, कॉमन पब्लिक को, या क्या कर सकते हैं, हो सकता है इनकी पहले से कोई सिक्योरिटीज हो, ये भी हो सकता है कि पहले से कोई सिक्योरिटीज हो। अब ये राइट इश्यू कर रहे हैं, राइट इश्यू करने का मतलब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इनके पास पहले से कोई शेयर होल्डर होंगे, उनको कह रहे हैं कि मेरी ये नई सिक्योरिटी आई है, आप इसको भी खरीद लीजिए, आप मेरी इस सिक्योरिटीज को आप खरीद लीजिए। या राइट इश्यू मतलब आपको वो सिक्योरिटीज में इस रेट में, डिस्काउंटेड रेट में दे रहा हूं, या आपको मैं राइट दे रहा हूं खरीदने के लिए। तो राइट इश्यू में हम क्या कर रहे हैं, अपने पुराने शेयर होल्डरों को ही राइट दे रहे हैं, केवल वही लोग उस सिक्योरिटीज में डील कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। या क्या कर सकते हैं, पब्लिक इश्यू नहीं हुआ, राइट इश्यू नहीं हुआ, तो प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं कि हमारे पास कोई सिक्योरिटीज है, हमारा रिटर्न आपको मैं ये दूंगा और आप मेरी सिक्योरिटीज में पैसा लगाइए। तो सेलिंग सिक्योरिटी टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, या अपनी सिक्योरिटी को सेल कर सकते हैं।
जब ये प्राइमरी मार्केट से पैसा बना लेते हैं, प्राइमरी मार्केट से जब ट्रेडिंग ज्यादा अच्छी होने लगती है तो वो शेयर लिस्टेड हो जाता है, बाद में वो स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर लिस्टेड हो जाता है और उसकी रोज मार्केट में क्या होती है, बाइंग एंड सेलिंग होने लगती है। तो बाइंग एंड सेलिंग होने का मतलब, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने का मतलब वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी मार्केट में चला गया, वो सिक्योरिटी कहाँ चला गया, सेकेंडरी मार्केट में चला गया। तो ये बोल रहा है यही पे, इट इज द मार्केट, कह रहा है ये वो मार्केट है वेयर द सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज बिटवीन द इन्वेस्टर, जहां पर सिक्योरिटी को बार बार एक्सचेंज किया जा रहा है इन्वेस्टर के द्वारा। इट ऑफर द लिक्विडिटी टू द इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर्स को क्या देता है, लिक्विडिटी देता है। मतलब आप इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है वो इसमें बार बार कभी लगाएगा, बाइंग करेगा, देखेगा रेट घट रहा है तो बेचेगा, रेट बढ़ रहा है उसका मुनाफा कमाएगा। मतलब सेकेंडरी मार्केट यानी जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज, आप पूरी तरह से स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कर सके हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन दी सेकेंडरी मार्केट। जितने भी बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज हो रही है वो सेकेंडरी मार्केट से हो रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट के अपने सिक्योरिटी मार्केट भी होते हैं, गवर्नमेंट भी अपनी कुछ बिल लेके आ सकती है, कोई गवर्नमेंट के भी बिल हो सकते हैं। भाई कभी कभी होता नहीं, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ रही है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, बॉन्ड वगैरह है गवर्नमेंट के, तो ऐसे बॉन्ड भी आते हैं, वो उसको हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी भी बोलते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आप लोग गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हो, इट इज आल्सो कॉल्ड गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट इश्यू बोथ, ये भी गवर्नमेंट भी दोनों तरह का सिक्योरिटी इश्यू कर सकती है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या टर्म सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या टर्म सिक्योरिटीज गवर्नमेंट इश्यू कर सकती है। भाई गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो आपसे जनता से बैंकों के माध्यम से कोई बॉन्ड लेके आ गया, कोई गवर्नमेंट की खुद की सिक्योरिटीज आ गई, और जनता जानती है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है तो फायदा ही देगी, लोग लगाते हैं भाई उसमें, और उनका पैसा 1 साल 2 साल जितने साल के लिए कुछ फिक्स हो जाता है। कुछ साल बाद उनको उस सिक्योरिटीज पे जब वो बॉन्ड को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो उस पर उनको रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन दिस कैपिटल मार्केट, उस ऐसे सिक्योरिटीज को भी इस कैपिटल मार्केट में ट्रेड किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। अच्छा, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी होगा तो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होगा, और बैंकों को अगर छोटे समय के लिए, गवर्नमेंट को अगर छोटे समय के लिए पैसे के लिए थोड़े समय के लिए जरूरत है तो मनी मार्केट से बिकेगा, यानी बैंक के माध्यम से बिकेगा। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर सोल्ड थ्रू पब्लिक डेब्ट्स ऑफरिंग पीडीओ ऑफ आरबीआई। क्या अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है तो उसको आप लोग पब्लिक डेब्ट ऑफिस पीडीओ, जिसका आरबीआई कंट्रोलर है, उसके थ्रू बेच सकते हो। इसके अलावा आपका ट्रेजरी बिल हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको आप लोग किसी ऑक्शन, नीलामी के द्वारा या बैंकों के द्वारा, ठीक है, या सीधे भी कोई किसी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा ट्रेजरी बिल इश्यू किया जा सकता है। इसके अलावा जो आपके पास, अगर आपको पैसा लगाना है, पैसा लेना है मार्केट से, तो लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो। जैसे क्या क्या हो, लॉन्ग टर्म लोन में आपका मॉर्गेज लोन हो गया, या कोई लॉन्ग टर्म लोन, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल गारंटी ले लिया आपने किसी चीज का, ठीक है, उस पर लोन मिल गया। बैंक्स वगैरह ज्यादातर इस तरह के लोन दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन, बड़े बड़े बैंक जैसे आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह के लोन दे सकता है। तो डेवलपमेंट बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स प्ले मेजर रोल। इसमें डेवलपमेंट बैंक का और कमर्शियल बैंक का, पीएनबी, एसबीआई, इन लोगों का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन टू द कॉर्पोरेट कस्टमर, ये लॉन्ग टर्म लोन देते रहते हैं अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। जैसे लॉन्ग टर्म लोन मार्केट में देखिए यहाँ पे बना है, टर्म लोन कुछ 6 महीना, साल भर, 2 साल, जो भी टर्म लोन जितने का दिया हुआ है, या मॉर्गेज कोई चीज गिरवी रख के दे दिया लोन, भाई आप ये चीज, जमीन जायदाद, कागज, प्रॉपर्टी पेपर जो आपके पास है उसको मॉर्गेज रखो तब मैं लोन दूंगा। इसके अलावा फाइनेंशियल गारंटीज मार्केट हो सकता है कि कोई चीज की गारंटी पर आप मेरे को अपने सिक्योरिटीज में, अपनी कंपनीज में कुछ गारंटी दो, हिस्सा दो, तो हम आपको लोन देंगे। यहाँ अलग अलग बताया है, यहाँ पे देखिए मैंने बोला ना आईडीबीआई, देखिए यहाँ पे आ गया आईडीबीआई, आईसीआईसीआई भी आ गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्प, आईसीआईसीआई का क्या नाम होता है, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, भूल रहा हूँ। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों के द्वारा सेटअप होता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। हाँ देखिए, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई। तो ये देखिए इसके नाम में ही इसका पूरा काम छिपा हुआ है,
इंडस्ट्रियल को क्रेडिट देना, इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडस्ट्री को जब क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा क्रेडिट आईसीआईसीआई बैंक दे सकता है। आईडीबीआई हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो ये टर्म लोन ये दोनों देते हैं, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाते हैं। इसके अलावा मॉर्गेज मार्केट हो गया, मॉर्गेज लोन इज अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी, जैसे किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आपको कोई रियल एस्टेट आपके पास है, कोई रेजिडेंशियल एस्टेट है, आपने उसके बेसिस पर कोई लोन ले लिया, उठा लिया, लिखा है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल नहीं होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, खुद को देखिए नाम दिया है NLIC, हम दो का नाम दिया, अर्बन हाउसिंग, इसका पूरा नाम है हुडको का, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या LIC का एक मेजर रोल होता है इस तरह के लोन को देने में। LDB प्रोवाइड द लोन फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड, परचेज ऑफ इक्विपमेंट। LDB प्रोवाइड द लोन, LDB भी कोई संस्था लग रहा मेरी से है, LDB भी, ये भी आपको लोन देते हैं डेवलपमेंट ऑफ लैंड पे, ठीक है। तो इस तरह के आपको लोन इन सारे जगहों से मिल सकता है। LDB का मतलब है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भी एक तरह का बैंक है जो आपको जमा स्वीकार करने का, लोन देने का काम करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल गारंटीज आपने पढ़ा था उसमें इंस्टीट्यूशन वाले में, जो सबसे पहले एक एक जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमको इस फाइनेंशियल सिस्टम को समझना है तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल गारंटी भी है, तो गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यहाँ पे किसी पार्टी की गारंटी हो सकती है कि हम उस पार्टी को उधार देने को तैयार हैं लेकिन कोई गारंटी ले ले, तो डिस्चार्ज द लायबिलिटी, गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ ए थर्ड पार्टी, एक पार्टी, इसमें से दो पार्टी के बीच में एक तीसरा पार्टी आता है जो उसके डिफॉल्ट होने की गारंटी लेता है कि अगर वो डिफॉल्ट हो जाएगा तो मैं पैसा दूंगा। जैसे बैंकों में नहीं होता है, बैंक में लोग जब लोन लेने जाते हैं तो कोई गारंटर बनता है, तो गारंटी एक्ट एज अ सिक्योरिटी फ्रॉम द क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक तरह की सिक्योरिटी होता है लेनदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लेनदार जो पैसा दे रहा है, जो पैसा देने जो पैसा ले रहा है, ठीक है। टू फॉर्म्स ऑफ गारंटी, इसके दो तरह की गारंटी हो सकती है, परफॉर्मेंस गारंटी या फाइनेंशियल गारंटी। इसके भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे देखिए लिखा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC या डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, DICGC, इस तरह की ये गारंटी देने वाली ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्थाएं हैं जो आपकी गारंटी दे सकती हैं, आपकी क्रेडिट की गारंटी ले सकती हैं कि हाँ भाई फला व्यक्ति को लोन दे दीजिए, वो पैसा दे देगा, तो आपकी परफॉर्मेंस या आपकी फाइनेंशियल चीजों पर गारंटी लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है कैपिटल मार्केट का, तो इसमें देखिए लिखा है इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर प्रोडक्टिव यूज ऑफ इकोनॉमिक सेविंग। इससे क्या होता है, आपको इकोनॉमिक सेविंग, आपकी सेविंग हो जाती है, आपको सस्ते में पैसा मिल जाता है, आप उस पैसे का सही तरह से कंपनी कोई कॉर्पोरेट यूज कर पाती है। इससे पैसे कहते हैं पूंजी से पूंजी बनाना, कैपिटल फॉर्मेशन का निर्माण होता है। इट प्रोवाइड द एवेन्यूज फॉर द इन्वेस्टर के, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्लेस है पैसा लगाने का, कमाने का। भाई कोई इन्वेस्टर चाहता है कि अच्छी जगह पैसा इन्वेस्ट करके कमाए, तो पैसा यहाँ पे थोड़ा रिस्क के साथ थोड़ा सिक्योरिटी भी मिलती है। इट हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी, ये आपके प्रोडक्शन में, आपकी इकोनॉमी के प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, मदद करता है, ये आपकी प्रोडक्शन में, आपकी प्रोडक्टिविटी में इकोनॉमी को मदद करता है। इट इंड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है, इंड्यूस करता है। इट हेल्प टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी,